हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, सिलेबस डिकोडिंग एंड पीवाईक्यू एनालिसिस। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारा जो GS1 का टॉपिक है जिसका नाम है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, सो इसके हम लोग सिलेबस को डिकोड करेंगे एंड उसकी पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको किस तरह से जो अपनी हिस्ट्री है उसको अप्रोच करना है, और स्पेक्ट्रम को पढ़ने के बाद में किस तरह से आपको उसके जो फैक्ट्स है, उसका डेटा है, वो आपको यूज़ करना है अपने मेंस की आंसर राइटिंग के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे तो यूपीएससी ने यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन दी है मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर। फर्स्ट लाइन आपकी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट अंटिल द प्रेजेंट। ना इसके अंदर क्या है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़ एंड इशूज़। सो यहाँ पे टोटल 3 चीज़ बोली इसने, है ना। फर्स्ट क्या आपका सिग्निफिकेंट इवेंट्स, ठीक है। सेकेंड आपका सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़ एंड सिग्निफिकेंट इशूज़, ठीक है। नाउ ये कहाँ से आपको याद करना है, ये आपको याद करना है 18th सेंचुरी से प्रेजेंट तक, ठीक है ना। सो ये आपको सब कुछ पढ़ना है, यानी मेनली आपको 3 चीज़ पे फोकस करनी है यहाँ पे। फर्स्ट इवेंट कौन से हैं, सेकंड पर्सनैलिटी कौन सी है, यानी जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, पटेल अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है, इस तरह से। एंड इशूज़ क्या क्या है अपने, ठीक है ना। सो वो हम बात करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दे रखा है द फ्रीडम स्ट्रगल, its various stages and important contribution from different part of the country। नाउ इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल चीज़ है। यहाँ पे क्या फ्रीडम स्ट्रगल, तो यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी आपके मूवमेंट्स हुए थे हमारे ना, लाइक एज हम बात कर ले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स। सो ये सारे के सारे मूवमेंट्स जो है वो यहाँ पे हमको कवर करने अच्छे से, ठीक है। एंड इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट contributors and contribution from different part of the country। ओके, सो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो नाउ ये दिस इज द दिस इज अवर सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट द PYQs। ओके, सो हम सबको पता है ना कि टॉपर्स क्या बोलते हैं। टॉपर्स बोलते हैं कि यूपीएससी का फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, सिलेबस को समझना और PYQ को समझना। तो अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करनी है यूपीएससी के लिए, सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, सिलेबस डिकोड करेंगे और PYQ एनालिसिस करेंगे। प्लस इस चैनल के ऊपर मैं पूरा का पूरा आपका GS 1 2 3 4, ठीक है, आंसर राइटिंग फॉर्मेट में नोट्स लाऊंगा। सो इस चैनल को भी अभी कभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो है वो कोई भी अपडेट है, जो आपका जो कोर्स है वो पूरा दिसंबर तक हम लोग फिनिश यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं आगे PYQ की तरफ। नाउ अगर हम बात करें 2024 की, अच्छा अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस की, सो लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं, ठीक है ना। अभी कम हो गए, पहले आते थे 5 6 7 क्वेश्चन आते थे, अब सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है ना। सो हमको उसके हिसाब से ही मॉडर्न हिस्ट्री को वेटेज देना है, ठीक है। जबकि सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वहाँ से लगभग से 6 7 7 8 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, ठीक है ना। नाउ बात करें 2024, सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए आपके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट वर द इवेंट्स दैट लेड टू क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स। ना उसने क्या बोला, यहाँ पे 2 चीज़ पूछी है। फर्स्ट इसने बोल दिया यहाँ पे, सॉरी गाइज वेट, ओके। ना उसने यहाँ पे 2 चीज़ पूछी है ना, वॉट वर द इवेंट्स दैट लीड्स टू क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो हुआ उसके कौन से इवेंट हुए थे उससे पहले, जिसकी वजह से आपका ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ। जैसे आपका क्रिस मिशन आया था, है ना। सो काफ़ी सारे वो मिशन वगैरह आए थे, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देन आपको क्या है, अब इसने क्या बोला, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट। और सेकंड में क्या बात आपको करना है, इसके रिजल्ट्स क्या क्या हुए, ठीक है ना। मूवमेंट हो गया, तो मूवमेंट सबसे पहले हुआ क्यों, इवेंट्स क्या थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड सेकंड में बात क्या करेंगे इसके अंदर कि भाई इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो पॉइंट आउट करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है, थ्रू द ग्रेट चोलास are not more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievement in the domain of the art and आर्किटेक्चर। ना इसके अंदर ये बोल रहा है कि जो चोलास है उसके बाद में जो भी रूलर्स आए उनको हम अभी याद नहीं करते हैं। क्यों, बिकॉज चोलास जो है उनकी इतनी हाईएस्ट अचीवमेंट थी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर कि अभी उनके बाद वाले हैं उनकी सिग्निफिकेंट कुछ कंट्रीब्यूशन रहा नहीं आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर। सो उनको हम याद नहीं करते और चोलास को ही याद मेनली अपन करते हैं, ठीक है, जब भी आपकी बात आती है आर्ट और आर्किटेक्चर की। सो इस पर आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। आपको बताना है कि भाई क्या क्या ऐसी चीज़ें, मतलब चोलास के टाइम में क्या क्या चीज़ें सिग्निफिकेंट थी जो उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर आपने फॉर्म की थी, और उसके बाद में कौन कौन सी डायनेस्टी जो आई थी और जिन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है ना। सो ये आप बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, हाउ फार द
हाउ फॉर वॉज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया। ना यहाँ पे सीधी सीधा एकदम ईजी क्वेश्चन पूछा है कि जो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसका असर जो है वो हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे किस तरह से पड़ा, या फिर बोल सकते हैं कि वो किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है अपने हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री के डिक्लाइन के लिए, है ना। तो आपको पता है कि भाई जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर हुआ तो क्या हुआ, इंडिया के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होगी, बिकॉज जो हमारे ब्रिटिशर्स थे तो क्या करते थे, यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स है वो वहाँ पे यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, एंड जो रेडीमेड मटेरियल है जो तैयार होता है उसको इम्पोर्ट करते थे यहाँ पे, ठीक है। सो ये मेन प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे, समझ गए। इसीलिए अपने हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय या डिक्लाइन हो गए थे, समझ गए। नेक्स्ट बात करें हम लोग, नाउ 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन आए, ठीक है ना। फर्स्ट क्या आपका, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर्स इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स द एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। नाउ यहाँ पे सिंपल इसने पूछा है कि आपके जो महात्मा गांधी और आपके रविंद्रनाथ टैगोर इन दोनों की अप्रोच में क्या डिफरेंस था। नाउ अप्रोच किसके रिस्पेक्ट में, आपको एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, यानी एजुकेशन पे महात्मा गांधी का विचार क्या थे और रविंद्रनाथ टैगोर के विचार क्या थे। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है उसके ऊपर महात्मा गांधी के क्या विचार थे और रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे, तो यहाँ पे इसको कंपेरिजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया, ओके, एंड व्हाट वाज द ट्राइबल्स रेस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशंस। नाउ यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं ना यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया, यानी कि कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल्स को इंडिया के अंदर अफेक्ट किस तरह से किया था। सो यहाँ पे आपको लिखना है कि जैसे ना उनके राइट्स बैन कर दिए थे ना, जंगल से उनको मना कर दिया कि भाई आप लोग जो है वो जो फॉरेस्ट के जो चीज़ें होती है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं ना बिना परमिशन वगैरह, तो ये सब आपको लिख देना है। एंड सेकंड क्या पूछना, व्हाट वाज द ट्राइबल्स रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशंस। नाउ ट्राइबल्स ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया, क्या उन्होंने वहाँ पे वायलेंस किया या फिर उनकी बात मान गए थे या फिर उन्होंने मूवमेंट्स किए। सो आपको वो सब देखना है। वैसे आपको पता है मूवमेंट्स यहाँ पे हुए थे, ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे अपने इंडिया के अंदर, सो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ 2022 के अंदर क्या हुआ था, सो हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडाइवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। नाउ यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिंपल सी बात पूछ रहा है, हाउ डिड यू एक्सप्लेन द मेडाइवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज, यानी जो आपकी मिडाइवल इंडिया के जो टेम्पल स्कल्पचर है वो किस तरह से उस टाइम की सोशल लाइफ को डिफाइन करते हैं, तो ये यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, हाउ डिड द आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंपेराइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर and win consistently against the more numerous and better equipped army of the Indian rulers, give reason। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई डिड द आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके अंदर मोस्टली कौन थे, आपके इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है, विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मी ऑफ द इंडियन रूलर्स, यानी जो इंडियन रूलर्स थे उनकी आर्मी की बात कर रहे हैं और आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी की बात कर रहे हैं। ना ये बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी कौन थे, आपके इंडियन सोल्जर्स थे, और आपके जो इंडियन रूलर्स थे उनकी आर्मी के अंदर भी कौन थे, इंडियन सोल्जर्स थे। हालांकि और ये क्या बोल रहा है कि इंडियन जो रूलर्स थे उनकी आर्मी के अंदर मतलब ज़्यादा भी थे सोल्जर्स एंड बेटर जो आपके हथियार वगैरह वो भी बेटर थे, ठीक है ना, फिर भी वो हार क्यों नहीं रहते, मतलब फिर भी आपके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लगातार कंसिस्टेंटली जीत क्यों रही थी, तो ये आपका पूछ रहा है रीज़न, तो आपको यहाँ पे रीज़न देना है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज देयर ए सडन स्पर्ट इन फेमाइन्स इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी, गिव रीजन्स। नाउ यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई वॉज देयर अ सडन स्पर्ट इन फेमाइन इन कॉलोनियल इंडिया सिंस मिड 18th सेंचुरी, यानी मिड 18th सेंचुरी के अंदर आपका जो कॉलोनियल इंडिया था वहाँ पे फेमाइंस क्यों आने लगे, तो इसका रीज़न क्या था वो ये पूछ रहा है, ठीक है ना। आपको सब पता है भाई, है ना, वहाँ पे क्या हुआ था, है ना, वहाँ पे वो टैक्स बढ़ा दिए थे सब कुछ, और वहाँ पे बारिश का भी तो समस्या थी, ठीक है ना। सो ये आपको सबको पता है एक बार, है ना, स्पेक्ट्रम जिसने पढ़ रखी उसको सबको पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। नाउ बात करें 2021, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या बोल रखा है आपने, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। नाउ यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ,
trace the rise and growth of the socio religious reform movement, ठीक है, with special reference to यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। यानी यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज की बात करें तो किस तरह से ये जो ऑफकोर्स ये दोनों क्या है, ये आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इनकी राइज और ग्रोथ किस तरह से हुई वो हमको समझाना है, ठीक है भाई। ये स्टार्ट किसने किया, किस तरह से आगे बढ़ा ये है ना, और किस तरह से ओवरऑल इंडिया के अंदर ये फेमस हुए, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, सो यहाँ पे अगर बात करेंगे, टू वॉट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, समझो बात को, है ना। टू वॉट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। यानी जो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मॉडरेट्स, आपको सबको पता है ना कि यहाँ पे जब हमारी कांग्रेस दो पार्ट में बट गई थी, तो एक तो आप कहते एक्सट्रीमिस्ट और एक आप कहते मॉडरेट थे, ठीक है ना। सो नाउ मॉडरेट का क्या रोल था आपके फ्रीडम मूवमेंट जो हुए उसका बेस बनाने में क्या रोल था, तो आपको ये यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है ना, कि भाई कौन कौन थे, किस किस तरह से उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, जिससे कि आपके जो ये मूवमेंट है वो सक्सेसफुल हो पाए आगे आके, ठीक है ना। तो आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्या आपका ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, नाउ ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ यहाँ पे आपको पूछा है दो मूवमेंट के बारे में, और आपको बोला है कि गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्या थे इन दो मूवमेंट के टाइम में, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे डिस्कस करना आपको कि क्या क्या उनके मूव्स थे, क्या क्या मूवमेंट उनके प्रोग्राम्स क्या क्या थे, ठीक है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी इन मूवमेंट्स के अंदर, तो आपको डिस्कस करना है। नाउ बात करें 2020 की, सो यहाँ पे ऑल्सो 3 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो भाई। पाला पीरियड इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, नाउ इन्यूमरेट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, बुद्धिज्म और पाला पीरियड है, इसका आपको रिलेशन बताना है कि भाई किस तरह से पाला पीरियड है उसके टाइम में बुद्धिज्म जो है वो हाईएस्ट पीक पे था, ठीक है ना, ठीक है। सो ये बात करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम, सेकंड क्वेश्चन, सो ये क्या है, इवेल्युएट द पॉलिटिक्स ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। नाउ यहाँ पे स्पेसिफिकली एक गवर्नर के बारे में पूछ लिया, लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। नाउ ये क्या बोल रहा है कि भाई लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी है उसको इवेल्यूट करो। सो इवेल्यूट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट। यानी लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी कौन कौन सी थी, प्लस उन पॉलिसी का इम्पैक्ट हमने नेशनल मूवमेंट्स के क्या क्या पड़ा, तो वो यहाँ पे डिस्कस हमको करना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, तो सिंस डिकेड्स ऑफ द 1920s द नेशनल मूवमेंट acquired various ideological stands and thereby expand its social base, discuss। now यहाँ पे को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सिंस द डिकेड ऑफ द 1920 यानी 1920 के अंदर द नेशनल मूवमेंट्स acquired various ideological stands and thereby expanded its social base। यानी कि आपको बताना है कि जो आपके जो मूवमेंट्स हो रहे थे, तो 1920 के आसपास में जो नेशनल मूवमेंट्स थे वो किस तरह से उन्होंने उनके मतलब आइडियोलॉजिकल स्टैंड क्या था उनका, और ये एक्सपेंड इनका जो सोशल बेस है वो एक्सपेंड किस तरह से हुआ था, ठीक है ना, और किसने किया था, किसका क्या रोल था, तो वो आपको यहाँ पे क्रिस्प में पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अब देखो ये 250 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नाउ 2019, यहाँ पे क्या है, द 1857 अपराइजिंग वॉज द कल्मिनेशन ऑफ द recurrent big and small local rebellions that had occurred in preceding 100 years of British rule। now ये क्या बोल रहा है, एलुसिडेट ना। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है ये बोल रहा है 1857 अपराइजिंग जो हुई थी, यानी जो आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ था, वाज द कल्मिनेशन ऑफ रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रिबेलियन। यानी वो क्या था, उसमें कहीं ना कहीं आपके जो बड़े और जो छोटे लोकल रिबेलियन थे वो शामिल थे उसके अंदर, है ना। एंड दैट हैड अकर्ड इन अ प्रीसीडिंग 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल। यानी आप सबको पता है कि भाई 1850 यहाँ पे ये देखो पता है क्वेश्चन किससे, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कॉज, ये पूछा है कॉज क्या है ना, इसके कॉज क्या क्या थे, तो हमको पता है कॉज क्या थे भाई, आपको पता है कि ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो क्या थी, है ना, वहाँ पे जो उसकी लैंड पॉलिसी थी वो क्या थी, तो जो लैंड पॉलिसी है इसकी पॉलिसीज़ वगैरह है, इन सब से लोग परेशान हो गए थे। तो 100 of year में जो ब्रिटिश रूल था उससे लोग परेशान हो गए थे, और फाइनली उसके बाद में जो भी उनकी बड़ास थी वो 1857 के विद्रोह में निकली थी, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ इफ यू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ in the question number 2 we are going to discuss examine the linkage between the 19th century's Indian
रिनेसेंस एंड द इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। सो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, ये पूछ रहा है कि भाई लिंकेज क्या है किसके बीच में आपका 19th सेंचुरी के इंडियन रिनेसेंस ऑन एंड द इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। तो इसके बीच में आपको अपने लिंकेज डिफाइन करना है, ठीक है, एग्जामिन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, मैनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथर्ड एंड enriched द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। सो यहाँ पे देखो इसने ना थोड़ा लाइन दे दी ऐसे, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है ना। मैनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथर्ड एंड enriched द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज, यानी गांधी जी का जो फेज था अपने मूवमेंट का टाइम में, वो कौन सा था आपका 16 से लेके आपका जब तक आज़ादी मिली तब तक, ठीक है ना। सो इस टाइम तक आपके बहुत सारी वॉइस जो है वो स्ट्रेंथन हुई और इनरिच्ड हुई। तो ये आपको बताने कौन कौन हुआ, क्या हुआ, वैसे है ना, पूरा डिस्कस करना है आपको। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे 2019 के अंदर यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए, ठीक है ना, जबकि ऊपर क्या है 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे, अपन देख लिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एक्सेस द रोल ऑफ ब्रिटिश इंपेरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग 1940। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेस द रोल ऑफ ब्रिटिश इंपेरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग 1940s। नाउ 90s जो 40s था उस टाइम का पीरियड था, तो उस टाइम में आप सबको पता है कि जो पावर को ट्रांसफ़र करने की बात करते थे, पावर को ट्रांसफ़र इंडिया की जो असेंबली होगी उसको कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, यहाँ पे आपको बताना कि कौन कौन से ऐसे ब्रिटिश इंपेरियल पावर थे जिन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर को कॉम्प्लिकेट कर दिया था, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है कि भाई क्या कौन कौन सी पॉलिसीज थी उनकी, जिस वजह से आपका जो अपना इंडिपेंडेंस है वो डिले हो गया है ना, समझ गए। ओके, नाउ बात करें 2018 की। सो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे वो देख लो है ना। सो यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट क्या आपका, एक्सेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द चाइनीज़ एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। नाउ एक्सेस द इम्पोर्टेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द चाइनीज़ एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। सिंपल क्वेश्चन है भाई कि भाई चाइनीज़ अरब ट्रैवलर्स थे, उनका रोल क्या है, ठीक है ना, सिंपली पूछ रहा है, ठीक है ना, किस तरह से वो इम्पोर्टेंट थे आपके, है ना, हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, वाई इंडेंचर्ड लेबर वाज टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू देयर कॉलोनीज। ना यहाँ पे एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो आपके लेबर्स थे उनको ब्रिटिशर्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया से अपने जो अपने बाकी कॉलोनीज थी, है ना भाई, आपको पता है ना इंडिया के अलावा भी काफ़ी सारी कंट्री को इन्होंने कॉलोनाइज कर रखा था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना। सो वहाँ पे क्यों ले जा रहे थे इंडियन जो आपके लेबर्स थे उनको दूसरी कॉलोनी के अंदर क्यों ले जा रहे थे, आपको बताना रीज़न है ना, 3-4 रीज़न बताने कि भाई ये कारण था यहाँ पे, ठीक है ना। एंड हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर, नहीं, आपको पता है ना भाई, अभी क्या बोल रहे हैं कि क्या वहाँ पे जाकर जो इंडियन लेबर थे वो लोग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी जो है उसको प्रिजर्व कर पाए थे, तो ऑफकोर्स नहीं कर पाए थे, ठीक है। या फिर उन्होंने ब्रिटिश ने उनको करने दी थी, नहीं, ऑफकोर्स कुछ नहीं हुआ था ना, तो आपको पता होना चाहिए। सो हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चर आइडेंटिटी ओवर देयर, तो आपको ये पढ़ लेना और डिस्कस करना है, ठीक है ना। नाउ 2017 देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आ रखे हैं ना, देख लो भाई, इंपॉर्टेंस मतलब पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बीसेट विद द स्पेक्चर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिसी। नाउ ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बीसेट विद द स्पेक्चर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिसी, यानी उस टाइम की पॉलिसी का आपको भाई आपके मिड 18 जो सेंचुरी थी यानी 1750s के आसपास में है ना, तो वहाँ पे कौन कौन सी पॉलिसीज आई थी और उनका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या था, तो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, वाई डिड मॉडरेट्स फेल टू कैरी कन्विक्शन विद द नेशन about their proclaimed ideology and political goals by the end of the 19th century। देखिए यहाँ पे आपको डिस्कस करना है मॉडरेट्स का, इसने क्या बोला है, why did moderates fail to carry convictions with the nations about their proclaimed ideology and political goals by end of the 19th century। ये बोल रहा है कि 19th सेंचुरी क्या थी आपकी, तो हमको पता है 19th सेंचुरी का एंड क्या था आपका, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि इस टाइम के अंदर जो मॉडरेट्स थे वो फेल कैसे हुए थे, क्या भाई अपने आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल गोल को वो अपन मतलब रीच नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो वो फॉल किस तरह से हुए थे वो आपको बताना है, ठीक है, और फॉल क्यों हुए थे, सॉरी क्यों और कैसे हुआ आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है ये,
एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। ठीक है, सिंपल चीज़ है ये भी पूछा है कि भाई रूरल इकोनॉमी के असर क्या पड़ा है ना, इंडस्ट्री जो हो गई थी वो है ना, तो इसका। नेक्स्ट आपका क्या बात करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यू ऑब्जेक्टिव दैट गॉट एडेड टू द विजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सिंस द 20s ऑफ द लास्ट सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या डिस्कस करना, देखो सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव्स दैट गॉट एडेड टू द विजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सिंस द 20s ऑफ द लास्ट सेंचुरी। तो ये भी आपको डिस्कस यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वुमेन्स क्वेश्चंस अराउज इन मॉडर्न इंडिया एज अ पार्ट ऑफ 19th century सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, व्हाट आर द मेजर इश्यूज एंड डिबेट्स कंसर्निंग वुमेन इन द पीरियड। सो यहाँ पे आपको वुमेन की कंडीशन डिस्क्राइब करनी है और वुमेन का क्या रोल रहा है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर, वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, नाउ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2016 के अंदर आप क्या है, टोटल 3 क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ द अपराइजिंग ऑफ 1857। नाउ ये क्वेश्चन आपका आ गया 1857 के रिवोल्ट से। ठीक है ना, सो एक्सप्लेन हाउ द अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट वाटरशेड इन इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज टुवार्ड्स कॉलोनियल इंडिया। अब आप सबको पता है भाई यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, आपको सिंपल बताना है कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी कैसे चेंज की। जैसे एक पॉलिसी ने क्या चेंज की कि भाई अब से क्या करेंगे, जो सिख है और जो गोरखास है, ठीक है ना, उनको बटालियन में ज़्यादा मतलब देंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है ना, वो मतलब लॉयल रहते ब्रिटिश के लिए। सेकेंड चीज़, काफ़ी सारे जो मतलब किंग्स है तो उनके साथ रिलेशन क्या करना है। उसके बाद उन्होंने जो पॉलिसीज़ थी वो बंद कर दी थी, है ना। जैसे आपकी कुछ पॉलिसीज़ तो थी जिनके वजह से ये कहीं ना कहीं अपराइजिंग हुई थी स्टार्ट, ठीक है ना। सो उनको भी उन्होंने बंद कर दिया कि ये वाली पॉलिसी, जैसे आपकी ना आपका था सब्सिडरी अलायंस, इसको बंद कर दिया था, ठीक है ना, एलियंस पॉलिसी, तो ये सब बंद कर दी कहीं उन्होंने ना, तो आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट आपका है डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। नाउ यहाँ पे देखो वापस वुमेन से आया देखो, है ना, देखो यहाँ पे ये थीम रिपीट हो रही है ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन वुमेन से आया, ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या आया, वुमेन से आया, ठीक है ना। तो देखो ये रिपीट की तो रिपीट है ना। तो डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज, यानी गांधीयन फेज के समय में आपका वुमेन का रोल क्या था फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, तो आपको डिस्कस यहाँ पे करना है। नेक्स्ट बात करेंगे हाईलाइट द डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो 2016 के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा इसने कंपेयर करा है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के अप्रोच के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अब देखो ऊपर इसने क्या कंपेयर करा है, देखो है ना, यहाँ पे इसने कंपेयर कर दिया आपका महात्मा, देखो 2023 में क्या किया इसने कवर किया, महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे तो कंपेरिजन वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछ जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम लोग 2015, तो यहाँ पे ऑनली 2 क्वेश्चन आए हैं। हाउ डिफिकल्ट वुड हैव बीन अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन वैसे है ना, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। आपको ही पूछ रहा है कि अगर आपके जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर अगर गांधी जी को हटा दे तो आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो किस तरह का होता, ठीक है। सो और क्या अचीवमेंट उसकी होती, तो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्या आपको बोल रहा है ये, नेक्स्ट आपको बोल रहा है महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखो यहाँ पे वापस अप्रोच पूछ लिया ना, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्पाइट हैविंग डाइवर्जेंट अप्रोच एंड स्ट्रेटजी हैड अ कॉमन गोल एंड एमेलियोरेशन ऑफ द डाउन ट्रॉडन, ठीक है, एल्यूसिडेट। तो यहाँ पे आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के जो आपका अप्रोच थी उनको कंपेयर आपको करना है। सिंपल चीज़ है ना, देखो यहाँ पे महात्मा गांधी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यहाँ पे ऊपर क्या पूछा इसने, नेक्स्ट ईयर वापस क्या रिपीट किया इसने, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। ऊपर क्या किया इसने, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरह से ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन। नाउ 2014 के अंदर क्या है आपका, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1961, वाई वर सो मैनी एम्पायर शेकिंग बैटल फॉट एट द पानीपत। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अपना पानीपत है वहाँ पे बहुत सारी बैटल्स क्यों हुई थी। जैसे आपके थर्ड बैटल आपके क्या वो पानीपत में हुई थी, आपको पता है, तो वैसे ही आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड और बहुत सारी बैटल क्या है पानीपत के आसपास कहीं ना कहीं हुई थी, तो वो वहाँ पे क्यों हुई थी तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जोग्राफिकल यहाँ पे क्या बताओगे आप कि इसका जोग्राफिकल फैक्टर क्या है, इसका पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, इसका इकोनॉमिक फैक्टर क्या है ना, इसका सोशल फैक्टर क्या है, तो ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है।
जितनी ज़्यादा डायमेंशन आप कवर करोगे उतना ही आपका जो आंसर है वो अट्रैक्टिव होगा और आपको मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। समझ लो बात को। तो इस तरह से आपको पेपर को अप्रोच करना है। अब देखो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट बात करें, एग्जामिन क्रिटिकली द वेरियस फेसेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया फ्रॉम मिड 18 सेंचुरी टू इंडिपेंडेंस। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूरा क्रिटिकली करो, एग्जामिन करो क्रिटिकली, ठीक है ना। क्या करना है, वेरियस फेसेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया फ्रॉम मिड 18 सेंचुरी टू इंडिपेंडेंस, यानी मिड 18 सेंचुरी से लेके अपने इंडियन इंडिपेंडेंस तक यहाँ पे ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या रही थी वो आपको डिस्कस यहाँ पे करनी है ना। यहाँ पे आपकी जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो आपको डिस्कस पूरी करनी है। जैसे कि आपके उस टाइम में ना जो थी आपकी महलवारी, ठीक है, महलवारी, अरियतवारी, परमानेंट सेटलमेंट, तो वो सारे भी आपको यहाँ पे कवर करने हैं। और बाकी भी उसके बाद में क्या आप उसकी इनकी वो स्ट्रेटजी रही वो भी आपको डिस्कस यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सो इन वॉट वे डिड द नेवल म्यूटिनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस इन इंडिया। नाउ ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है वो। ये क्या बोलो, इन वॉट वेज डिड द नेवल म्यूटिनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशन इन इंडिया। तो ये सिंपल से पूछा कि भाई नेवल म्यूटिनी है उसका मतलब रोल क्या था ना ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशन में, किस तरह से उन्होंने बढ़ाया घटाया, तो बस आपको डिस्कस यहाँ पे करना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 2013। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्या आपका, डिफाइन द बैरियर ऑफ एज, जेंडर, रिलीजन द इंडियन वुमेन बिकम द टॉर्च बियरर ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया। सिंपल से ये बोल रहा है कि भाई जो आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था उसके अंदर वुमेंस का रोल क्या रहा था, ठीक है, तो वही आपको डिस्कस करना है। और यहाँ पे आपको एज, जेंडर, रिलीजन को थोड़ा साइड में रखना है ना, समझ गए। सो यहाँ पे आपको 3-4-5 वुमेन का नाम करना है कि भाई उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूशन ना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बस ये लास्ट 2 मिनट और फिर लेक्चर हो जाएगा खत्म। सेवरल फॉरेनर्स, अच्छा एक बार और बता दूं, आपको कभी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, मेरे जो आपका चैनल है, चैनल के डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सेवरल फॉरेनर्स मेड इंडिया their homeland and participate in various movements, analyze the role in the Indian struggle for freedom। तो ये क्या बोल रहा है, सेवरल बहुत सारे फॉरेनर्स थे जिन्होंने इंडिया को अपना होमलैंड बनाया एंड आपके जो वेरियस मूवमेंट्स उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। सो उनका रोल क्या रहा अपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर वो आपको डिस्कस करना है। लास्ट क्वेश्चन क्या आपका, इन मैनी वेज लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, एलाबोरेट। अब देखो यहाँ पे सिंपल से आपको पता है ना, लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूट किए, जैसे आपका रेलवे लाई थी, ठीक है ना, रेलवे लाई थी, और भी बहुत सारे डलहौजी ने, मतलब डलहौजी एकमात्र इंसान जिसने बहुत शानदार काम किए, ठीक है, रेल लाया और भी काफ़ी सारे काम किए थे, ठीक है ना, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। सो आपको पता होना चाहिए, तो आपको लिखना है कि भाई किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के अंदर, ठीक है ना। इसी के साथ गाइस आपका जो पूरा का पूरे सारे PYQ होते हैं वो खत्म होते हैं। अब मैं तो आपको बोलूँगा कि एक बार सारे PYQ जो है वो एक बार लिख लो, ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, ताकि आप पढ़ो ना अच्छे से पढ़ पाओ। अब देखो सिंपल चीज़ है कि जो बंदा ऐसे पढ़ेगा ना, ऐसे सिलेबस को डिकोड कर लिया। अब यहाँ पे आपको पता है सिलेबस के अंदर देखो, जैसे पर्सनैलिटी से पूछना है, कैसे है, गांधी जी वर्सेस टैगोर आ गया, गांधी जी वर्सेस BR अम्बेडकर आ गया, गांधी जी वर्सेस आपका सुभाष चंद्र बोस आ गया, ठीक है। इश्यूज भी आए आपके कि भाई आपके इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी उसका क्या सीन था, ठीक है ना। इवेंट्स भी आए कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल में इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ, समझ गए ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको जो मैंने आपको सारे बताया ना PYQs, अब इससे बनाओ लिस्ट। जैसे आपका यहाँ से क्वेश्चन आया तो इसको लो पहली लिस्ट के अंदर कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आया, फिर चोला से क्वेश्चन आया आपका, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्वेश्चन आपका आया, देन महात्मा गांधी से क्वेश्चन आया, रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन आया, ठीक है, और उसके बाद आपका ट्राइबल का रिलेशन क्या रहा, तो ट्राइबल से क्वेश्चन आया यहाँ पे। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा भाई कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, लिस्ट बनाओ और उसके बाद टॉपिक वाइज को कवर करो। और आपको पता है मैं यूट्यूब पे इस चैनल के ऊपर पूरा का पूरा आपका जो कोर्स है वो पूरा करवाने वाला मेंस का, ठीक है ना, आंसर राइटिंग के साथ में। फिर आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे टेम्पल स्क्रिप्चर का आ गया, ठीक है, देन यहाँ पे आपका जो इंडियन सोल्जर थे उसके ऊपर आया, ठीक है ना, और आपका फेमाइंस के ऊपर आ गया क्वेश्चन, ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। सो फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर आ गया क्वेश्चन, ठीक है, वगैरह वहाँ पे आपका आ गया भाई गांधी जी की अप्रोच क्या थी, है ना, मूवमेंट, इन दोनों मूवमेंट को लेके।
फिर आपका पाला परेड आ गया वापस यहाँ पे, ठीक है। नेशनल मूवमेंट्स क्या क्या है, लॉर्ड कर्जन, देखो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन पूछा है, यानी ये क्या है, ये आपका पर्सनैलिटी के अंदर आता है, ठीक है ना। तो लॉर्ड कर्जन हो गया, डलहौजी हो गया, इनके बारे में पूछा गया है स्पेशली, ठीक है ना। सो ये जो मैन आपके गवर्नर है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। और आपके जो फ्रीडम फाइटर उनको तो पढ़ना ही है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका देखो 1857 के रिवोल्ट से क्वेश्चन आ गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो गांधी एंड फील्ड्स के अंदर किस तरह से आपका मतलब हुआ था स्ट्रगल, सब पूछे ना, तो समझाने कि भाई ये मूवमेंट्स हुए वगैरह वो सब, है ना। फिर यहाँ पे क्या है देखो ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरह से हुआ, क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका चाइनीज़ और जो अरब ट्रैवल्स थे उनका रोल क्या है भाई, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। फिर आपके जो लेबर्स थे उनके बारे में पढ़ना है कि लेबर्स का क्या सीन था, है ना। फिर आपके हाँ फ्रेगमेंटेड, ठीक है भाई, मिड 18th सेंचुरी में जो आपके बिसेट मतलब पॉलिसीज़ के बारे में, सिंपल ये क्या है पॉलिसी पे ऊपर की ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या थी, ठीक है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्या आपका बस वही आपके पॉलिटिकल गोल क्या था, आइडेंटिटी क्या थी, मॉडरेट्स क्या थे, ठीक है, एस्टिमेट्स क्या थे, वो सब है ना, गरम दल नरम दल वो सब, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका आर्टिसन इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस आपका इंडिपेंडेंस के ऊपर, ठीक है ना, वुमेंस के ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है। देखो वुमेंस के ऊपर वापस यहाँ पे वुमेंस के ऊपर वापस क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगेन महात्मा गांधी पे क्वेश्चन आया, ठीक है। यहाँ पे क्या है ब्रिटिश पॉलिसी किस तरह से इवॉल्व हुई उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। फिर आपके महात्मा गांधी की अचीवमेंट क्या थी, देखो आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन के अंदर महात्मा गांधी आए हैं, तो आपको महात्मा गांधी को अच्छे से पढ़ लेना है कि भाई क्या मूवमेंट किए, कब आए कब नहीं आए, वो सब है ना पूरा, वो क्या बिलीव करते थे क्या बिलीव नहीं करते थे, उनकी फिलोसफी क्या है क्या नहीं है, वो सब कर लेना है, ठीक है। पानीपत में युद्ध किए हुए सारे वो वाला, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। और अगर आपको चाहिए इसकी लिंक तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी आपको, चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, गुड बाय।